हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं सजेशंस टू चेक इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। पहली चीज़ है कि चेक ऑन सप्लाई ऑफ मनी। इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि मनी सप्लाई आपके यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे लोगों की डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में और प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा? डिफरेंट मेजर्स ऑप्ट करने होंगे जिससे मनी सप्लाई एक्सटेंड ना हो इकोनॉमी में और प्राइजेस जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा, डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करना होगा। सरकार क्या करती है कि अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नई करेंसी को प्रिंट कर लेती है। ऐसे में फिर से मनी सप्लाई आपकी इकनॉमी में बढ़ जाएगी और आपकी चीज़ों के प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा? जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको कम करना होगा। इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि हमें क्या करना चाहिए? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। अगर अननेसेसरली प्राइस को रोकना है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना एक बेहतरीन मेज़र होगा आपके पास, क्योंकि इससे आपकी सप्लाई साइड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और यदि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो चीज़ों के प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आपको कुल मिलाकर इकोनॉमी में जितनी भी एसेंशियल चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, चाहे वो एग्रीकल्चरल है चाहे वो इंडस्ट्रियल हैं। तो आपके यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए आपको बेहतर फर्टिलाइज़र्स, बेहतर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना होगा और नेसेसरी जो फूड ग्रेन्स हैं उन पर फोकस करना होगा, जिससे डिमांड सप्लाई के गैप को आप कम कर सकें और ज़रूरी चीज़ों के प्राइजेस को कंट्रोल कर सकें। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी आपको बढ़ाना होगा। जो मास कंजम्पशन के गुण हैं उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा और नई नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना होगा ताकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सके। और इसी के साथ आपको ध्यान देना होगा कि सेल्फ रिलायंस पर आप फोकस करें, जहां आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ताकि आप इंपोर्ट्स पर कम रिलाय करें और आपके यहाँ पर जो चीज़ों के प्राइजेज़ हैं वो भी कंट्रोल में रहें। फिर नेशनल वेज पॉलिसी ऑप्ट करनी चाहिए। हमें जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है इंडिया में, पास्ट हिस्ट्री जो हमारी बताती है, वो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स की है। स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली बेटर हो पाएगा। और स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को डील करने के लिए हमें एक नेशनल लेबर पॉलिसी की ज़रूरत है, जिसमें हम नेशनल वेज डिसाइड कर सकें। किस चीज़ के हिसाब से डिसाइड कर सकें? वो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वहाँ ज़्यादा वेजेस दी जाएं और यदि प्रोडक्टिविटी कम है तो वेजेस को रिड्यूस किया जा सकता है। अप्रोप्रिएट फिजिकल पॉलिसी अपनानी चाहिए। अप्रोप्रिएट फिजिकल पॉलिसी अपनाने से क्या मतलब है कि जो गवर्नमेंट का टैक्स और एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट दोनों को बैलेंस करके चले। गवर्नमेंट अननेसेसरी चीज़ों पर या अनप्रोडक्टिव चीज़ों पर जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करे, अपने रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ाए ज़्यादा से ज़्यादा। और रेवेन्यू के सोर्सेज में आप क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम जो आपकी टैक्स फ्री है उस पर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन कैसे इनकम पर टैक्स लगाना चाहिए? एग्रीकल्चर जहाँ पर फार्मर्स रिच हैं और एग्रीकल्चरल इनकम बहुत ज़्यादा है, उन रिच फार्मर्स पर आप टैक्स लगा सकते हैं। दूसरा, जो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है, जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वहाँ पर आप गवर्नमेंट को टैक्सेस को रिड्यूस करना चाहिए। इसी के साथ में गवर्नमेंट को सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। इससे हम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। हमारे यहाँ पर पीडीएस का सिस्टम पाया जाता है और ऑलरेडी बहुत सारी फेयर प्राइस शॉप एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फेयर प्राइस शॉप एग्जिस्ट करती हैं वो रूरल एरियाज़ में कंपैरेटिवली कम एग्जिस्ट करती हैं। तो हमें इन फेयर प्राइस शॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा और बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ तक भी फेयर प्राइस शॉप की रीच को इम्प्रूव करना होगा। फिर है चेकिंग ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है कि वो इनकम का हिस्सा जो गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं होता, जिस पर टैक्स नहीं पे किया जाता, वो ब्लैक मनी कहलाता है। अब लोगों के हाथ में यदि ज़्यादा पैसा है जिसका गवर्नमेंट को भी कोई नॉलेज नहीं है, जिस पर टैक्स भी नहीं पे किया जा रहा, तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड इन्हांस करेगी और एग्रीगेट डिमांड इन्हांस करने के कारण प्राइस भी इकोनॉमी में राइज होंगे। तो ऐसे में ज़रूरत क्या है कि ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जाए। अब ब्लैक मनी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है?
किसी तरह के यदि आप स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे और जो लोग ब्लैक मनी को वॉलेंटरली गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, यदि आप उनके खिलाफ सज़ा का प्रोविज़न करेंगे तो ऐसे में वो ब्लैक मनी को एक्सपोज नहीं करेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि जो लोग वॉलेंटरली ब्लैक मनी को बता रहे हैं उन पर पेनल्टी ना लगाकर, बल्कि उनकी ब्लैक मनी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। लॉन्ग टर्म बॉन्ड 10 से 30 साल के बीच के बॉन्ड्स होते हैं जो कि मैच्योरिटी के बाद आप जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड होंगे इनसे ब्लैक मनी को आप कंट्रोल कर सकते हैं और इकनॉमी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ब्लैक मनी को कंट्रोल करने से एग्रीगेट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और करंटली इकोनॉमी में जो चीज़ों के प्राइस राइज हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और साथ में जब आप इसको लॉन्ग टर्म बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बॉन्ड्स हैं वो 10 से 30 साल के बीच में होंगे, और जो अलग अलग टाइम पीरियड में इशू किए जा सकते हैं, और अलग अलग टाइम में मैच्योर होने के कारण इकोनॉमी में जो पैसा आएगा वो अलग अलग टाइम में आएगा, जिससे एकदम से इकोनॉमी में प्राइसेस आपके हाइक नहीं होंगे। फिर है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब कंज्यूमर को भी अपने लिए लड़ना होगा और उसको अपने लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है और प्राइस राइज का विरोध कर सकता है। इस कंज्यूमर्स के ऑर्गेनाइजेशन बनने से कंज्यूमर की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। चेक ऑन होर्डिंग्स। अब प्राइस राइज का एक मुख्य कारण क्या है कि लोग चीज़ों को होर्ड करना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्लैक मार्केटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो लोगों को क्या करना होगा कि होर्डिंग्स को बंद करना होगा, और होर्डिंग्स बंद होंगी तो चीज़ों की जो सप्लाई है वो कंपैरेटिवली स्मूथ होगी और प्राइस राइज को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल अवर पॉपुलेशन इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। पॉपुलेशन जब तक ज़्यादा होगी तब तक चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, और चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे। तो ज़रूरत क्या है इंडिया जैसे कंट्री में स्पेशली कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए ताकि डिमांड को कंट्रोल किया जा सके और प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। फिर है इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। बहुत सारी एसेंशियल गुड्स ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड कंपैरेटिवली इकोनॉमी में ज़्यादा होती है और सप्लाई कम रह जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट कर सकती है दूसरी कंट्रीज से, ताकि उनके प्राइस राइज ना हो और लोगों की बेसिक नेसेसिटी हैं जो वो पूरी हो सके। फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल कंजम्पशन गुड। अब गवर्नमेंट को इंपोर्ट तो बढ़ाना ही होगा एसेंशियल कंजम्पशन गुड्स का, साथ साथ क्या करना होगा, एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाना होगा। जैसे कि ऑनियन, वेजिटेबल्स, सीमेंट, शुगर जैसे बेसिक गुड्स की बात करते हैं, यदि इनके प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो इनका इंपोर्ट बढ़ा दीजिए और एक्सपोर्ट बैन कर दीजिए। फिर है ग्रोथ ऑफ पावर एंड ट्रांसपोर्ट। हमें क्या करना चाहिए, पावर और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, और यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर होगा, तो नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स बढ़ेगी, जिससे प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लास्ट पॉइंट है कि कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए जाते हैं। यदि गवर्नमेंट जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनके प्राइसेस को लिमिट में फिक्स करे तो इससे भी महंगाई को कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जैसे मान लीजिए रेलवे के प्राइसेस फिक्स करती है, रेलवे फेयर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो इससे महंगाई को बढ़ावा मिलेगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इन प्राइसेस को कंट्रोल करे। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, प्राइसेस ज़्यादा राइज ना हो इकोनॉमी में, ये देखना चाहिए। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने चलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? पहली चीज़ है आपकी अनकोऑर्डिनेटेड प्राइस पॉलिसी, यानी कि किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता जब प्राइस पॉलिसी सेट की जाती है। आरबीआई एक तरफ कोशिश करता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू,
लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट किस तरह की फिजिकल पॉलिसी अपनाती है, जिससे डेफिसिट फाइनेंसिंग की पॉलिसी अपना ली, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एक तरफ आरबीआई तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है मनी सप्लाई को, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण नए नए नोट प्रिंट होते हैं, और जिसके कारण जो मनी सप्लाई है वो बढ़ती है इकोनॉमी में। तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता आरबीआई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में। ऐसे में प्राइसेस को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरा है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी अपने आप में एक पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देती है और प्राइसेस को कंट्रोल करने में एक बड़ा हिंड्रेंस है, और लोग वॉलेंटरली ब्लैक मनी को रिवील नहीं करना चाहते। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब भी प्राइस पॉलिसी फ्रेम की जाती है तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि प्राइस पॉलिसी फ्रेमिंग में डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर जो एफिशिएंट, ऑनेस्ट या कॉम्पिटेंट स्टाफ है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की, वो नहीं पाया जाता। स्पाइरल और प्राइस राइज। अब स्पाइरल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तरफ तो आपके यहाँ इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहे होते हैं, तो डिमांड लेबर क्या करेगा कि उनकी भी वेज राइज होनी चाहिए। ट्रेड यूनियंस के थ्रू ये डिमांड यदि रखी जाएगी और यदि प्राइजेस लेबर के राइज कर दिए जाएंगे, हाइक कर दिए जाएंगे, तो वेज स्पाइरल देखने को मिलेगा, यानी वेजेस राइज होंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्दर इनहांस होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इनहांस होने से फर्दर प्राइजेस इकोनॉमी में राइज होंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी सरकार क्या करती है कि सरकार के पास जो फिजिकल डेफिसिट आ जाता है बजट में, यानी कि सरकार का जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है और जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट की प्रॉब्लम सरकार को देखने को मिलती है, जो लगातार हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस फिजिकल डेफिसिट को या राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, न्यू करेंसी को सर्कुलेशन में लाती है, आरबीआई से नए नोट प्रिंट करवाती है, जिसके कारण मनी सप्लाई इकोनॉमी में जनरेट हो जाती है, और मनी सप्लाई यदि इकोनॉमी में बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और लोग ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे, जिससे इकोनॉमी में प्राइस राइज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब बहुत सारी पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेप्स उठाने चाहिए, गवर्नमेंट इन स्टेप्स के थ्रू आपके प्राइसेस को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी तब तक आप किसी भी पॉलिसी के थ्रू प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है। ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ आपके यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो ऐसे में ज़रूरत किस चीज़ की है, पॉपुलेशन को पहले कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हालांकि सरकार ने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स में पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिसी मेजर्स उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना हमारी प्राइमरी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए, ताकि हम इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें।